नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का आखिरी बयान, चीन को लेकर कही थी ये बड़ी बात। दोस्तों दूसरी खबर बेहद दुखद, जनरल बिपिन रावत हुए शहीद। राष्ट्रपति और पीएम मोदी बोले कि देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों को खो दिया। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीडीएस रावत के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इंदौर में अलर्ट, अब इस तैयारी में जुटा है प्रशासन। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 2024 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का आखिरी बयान, चीन को लेकर कही थी ये बात। यहाँ दोस्तों तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पाकिस्तान के मुकाबले चीन को बड़ा खतरा मानते थे और अपने हालिया बयान में उन्होंने दो टूक अंदाज में चीन को चेतावनी दी थी। हम किसी भी तरह के दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर वो फिर से गलवान जैसी घटना को अंजाम देते हैं तो उन्हें उसी भाषा में जवाब मिलेगा जैसा पिछली बार दिया गया था। ये आखिरी बयान था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का। आपको बता दें कि एलएसी पर ढिलाई का सवाल ही नहीं। सीडीएस ने कहा था कि भारत चीन के बीच संदेह के बादल बहुत गहरे हैं। ऐसे में भारत एलएसी के किसी भी हिस्से में अपनी पकड़ को कम नहीं होने देगा। जनरल रावत का कहना था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एलएसी से सटे इलाके में बुनियादी ढांचे को काफी बेहतर कर लिया है। ऐसे में चीन तेजी के साथ आगे के इलाकों में फिर से वापसी कर सकता है, लिहाजा एलएसी पर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने का कोई सवाल ही नहीं है। जनरल रावत ने कहा कि हमें लगता है कि चीन अपनी पुरानी पकड़ को हासिल करने के लिए एक बार फिर से जमीन पर कब्जा करने जैसी कोशिश कर सकता है। अगर चीनी सैनिक वहां स्थायी रूप से रहने वाले हैं तो हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे सैनिक भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए ऊंचे पहाड़ों में स्थायी रूप से बने रहेंगे। दोस्तों लगातार दूसरी सर्दियों में पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं पर उपस्थिति पर भी जनरल रावत ने चीन को सख्त संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि सर्दियों के सीजन की चुनौतियों से निपटने की तैयारी हो चुकी है, सभी जरूरी चीजें स्टॉक हो चुकी हैं। अगर दुश्मन की ओर से किसी तरह का दुस्साहस किया जाता है तो हमारे पास मुकाबला करने और जवाब देने के लिए पर्याप्त संसाधन है। हम किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों ये थे सीडीएस बिपिन रावत के बयान। अब वो शहीद हो चुके हैं, नम आंखों से उनको अलविदा। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। बिपिन रावत हुए शहीद, राष्ट्रपति और पीएम मोदी का बयान, बोले देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों को खो दिया। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत शहीद हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर दुख प्रकट करते हुए ट्वीट किए हैं, जिसमें पहले पीएम मोदी ने लिखा कि मैं तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बहुत दुखी हूँ, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। उन्होंने पूरी लगन से भारत की सेवा की। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख प्रकट करते हुए ट्वीट में लिखा कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यस्त हूँ। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों को खो दिया। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता और वीरता से चिन्हित थी और इसी के साथ उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। अमित शाह ने भी जताया है दुख। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि देश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन, क्योंकि हमने अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में खो दिया है। वो सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की है। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं श्रीमती मधुलिका रावत और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के दुखद निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस दुख क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि इस हादसे में अपनों को खोने वालों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र
ठीक होने की प्रार्थना करते हैं, जिनका वर्तमान में सैन्य अस्पताल वेलिंगटन में इलाज चल रहा है। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की दुर्घटना में हुई मौत पर दुख प्रकट करते हुए लिखा कि आज एक दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के असामयिक निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उन्होंने बड़े सम्मान और समर्पण के साथ देश की सेवा की, मेरी हार्दिक संवेदनाएं। वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनरल बिपिन रावत के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट करते लिखा कि मैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ये एक अभूतपूर्व त्रासदी है और इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के प्रति भी हार्दिक संवेदना और इस दुख की घड़ी में भारत एक साथ खड़ा है। तो दोस्तों ये एक के बाद एक ट्वीट आए हैं और जिसमें शोक संतप्त परिवार और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। आप भी ऐसा जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीडीएस रावत के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में हमेशा याद आएंगे। जी हाँ दोस्तों, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी शोक जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनरल रावत एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी का निधन अत्यंत दुखद है। जनरल रावत एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। उनका असामयिक निधन राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने आगे कहा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने परम धाम में स्थान व शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इंदौर में हाई अलर्ट और अब तैयारी में जुटा है प्रशासन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से अब एक बार फिर इंदौर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। संक्रमण के मामले को रोकने और आने वाले दिनों में संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इंदौर के राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर में 100 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है। दरअसल जिला प्रशासन ने आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर में प्रशासन 100 बेड का अस्पताल तैयार कर रहा है। वर्तमान में करीब 50 बेड की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और आने वाले दिनों में जल्द ही 50 बेड की व्यवस्थाओं को भी पूरा कर लिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 2024 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAYG को मार्च 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि PMYEG के तहत ग्रामीण इलाके में सभी को आवास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को आवास के संबंध में आकलन किया गया था और 2.95 करोड़ लोगों के पक्के मकान की जरूरत होगी। इसमें बड़ी संख्या में परिवारों को आवास प्रदान किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि ठाकुर ने कहा कि शेष परिवारों को भी आवास मिल सके, इसके लिए इस योजना को 2024 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। सरकारी बयान के अनुसार इस योजना के तहत शेष 1.5 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय प्रभाव 2.17 लाख करोड़ रुपए आएगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 1.25 लाख करोड़ रुपए तथा राज्य की हिस्सेदारी 73,475 करोड़ रुपए होगी। इसके तहत नाबार्ड को अतिरिक्त ब्याज के पुनः भुगतान के लिए 18,676 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शोपियां एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 आतंकी, लश्कर से जुड़े थे तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्र शासित प्रदेश के शोपियां जिले के चेक चोलान एरिया में बुधवार को हुए एक एनकाउंटर में कम से कम 3 आतंकवादी मार दिए गए हैं। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने सुबह एक आतंकी को मार गिराया था, जबकि 2 अन्य आतंकी बाद में मार गिराए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि मारे गए सभी 3 आतंकवादियों को आतंकवादियों की श्रेणी में रखा गया है और ये प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर
TRF से जुड़े हुए थे और जो सुरक्षा बलों और नागरिक अत्याचारों पर हमलों सहित कई आतंकी अपराध मामले में शामिल समूहों का हिस्सा थे। तो दोस्तों, चुन चुन कर मार रही है देश की सेना और एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को ले जा रहा हेलीकॉप्टर हो गया है क्रैश। पत्नी समेत 14 लोग थे सवार। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। बताया जा रहा है कि CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 14 लोग इसमें सवार थे। अभी तक 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, वहीं 2 शव बरामद हुए हैं। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी सवार थे। रेस्क्यू किए गए लोगों को वेलिंगटन बेस में इलाज के लिए ले जाया गया है। चौथे शख्स की तलाश जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक CDS बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ वेलिंगटन में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वेलिंगटन में आर्म्ड फोर्सेस का कॉलेज है और यहाँ CDS रावत का लेक्चर था। वो यहाँ से लौटकर कुन्नूर आ रहे थे और यहाँ से उन्हें दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन घने जंगल में यह हादसा हो गया। हालांकि अभी तक आर्मी ने कोई बयान जारी नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, आर्मी की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। जैसे ही कोई बड़ी खबर हम तक आती है हम आपको जरूर बताएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी आ रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर 10 दिन में ठोस नतीजे पर पहुंच सकता है भारत। सूत्रों से आई बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत अगले 10 दिनों में ठोस नतीजे पर पहुंच सकता है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी शीर्ष सूत्रों ने दी है। सूत्रों ने कहा कि भारत सरकार दूसरे देशों और अपने यहाँ आ रहे मामलों पर नजर रख रही है। अभी तक किसी भी देश में ओमिक्रॉन से मौत का मामला सामने नहीं आया है। अस्पताल में इस नए वेरिएंट के चलते दाखिल होने वालों की संख्या बढ़ने का भी कोई प्रमाण नहीं है। साथ ही कहा गया है कि क्या ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। टेस्टिंग के पुराने तरीके और ट्रीटमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दुनिया भर में 38 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। जब तक विश्व में अब तक 1300 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के मरीज सामने आए हैं। दक्षिण अफ्रीका और UK में ओमिक्रॉन के कुल मामले 50% मामले दर्ज हुए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन के डर के बीच WHO यूरोप ने चेताया कि 5 से 14 साल के बच्चों में बढ़ रहा है इसका संक्रमण। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से फैला कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक और जहां दहशत का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में संक्रमण को लेकर एक अहम जानकारी साझा की है। WHO के यूरोप ऑफिस ने मंगलवार को बताया कि 5 से 14 साल के बच्चों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। WHO यूरोप के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हैंस क्लूज ने कहा कि वैक्सीनेशन से राहत मिली है और पिछले पीक की तुलना में मौत की संख्या कम है। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 53 देशों में पिछले 2 महीनों में कोरोना के मामले और मौतों की संख्या दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट अब भी फैल रहा है और इसी बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 21 देशों में 432 मामले सामने आ चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर, फायरिंग है अभी जारी। शोपियां एनकाउंटर से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी कश्मीर के शोपियां जिले के चेक चालेंट क्षेत्र में आज यानी बुधवार सुबह से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अभी तक एक आतंकी को मार गिराने में सफलता हासिल की है। अभी भी 2 आतंकी छुपे हुए हैं। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों को क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी का पता चला था। इसके उपरांत क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान आतंकियों का सुरक्षा बलों से सामना हो गया। सबसे पहले सुरक्षा बलों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए चेतावनी दी। आतंकियों ने इस चेतावनी को अनसुना कर फायरिंग कर शुरू कर दी और दोनों ओर से फायरिंग जारी है। शुरुआती सूचना के आधार पर बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है और आसपास रहने वाले लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से मुठभेड़ स्थल से दूर रहने के लिए कहा गया है। कश्मीर के शोपियां जिला में गत 20 अक्टूबर को सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन TRF के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। इसमें TRF का जिला कमांडर आदिल अहमद वानी भी शामिल था। यहाँ ये बता दें कि आदिल वही आतंकी है जिसने टारगेट किलिंग के तहत अक्टूबर महीने में पुलवामा में बाहरी श्रमिक शाकिर अहमद वानी निवासी सहारनपुर उत्तर प्रदेश की हत्या
कर दी थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन भूटान सीमा पर 3 साल से नहीं हुई कोई घुसपैठ, गृह मंत्रालय ने दी लोकसभा में जानकारी। जी हां दोस्तों, सीमा पर घुसपैठ के सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि पिछले 3 साल में चीन और भूटान सीमा पर घुसपैठ की कोई घटना नहीं हुई है। सांसद चिराग पासवान ने पिछले 3 साल के दौरान सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ के विभिन्न मामलों और इस संबंध में सरकार की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में सवाल किया था। लिखित जवाब में प्रामाणिक ने बताया कि पाकिस्तान से लगती सीमा पर घुसपैठ की 128 घटनाएं, बांग्लादेश से लगती सीमा पर 1787 घटनाएं, नेपाल से लगती सीमा पर 25 घटनाएं, म्यांमार से लगती सीमा पर 133 घटनाएं और चीन एवं भूटान सीमा पर कोई घटना घुसपैठ की नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इन घटनाओं से सीमा की सुरक्षा में लगे बल राज्य सरकार समेत अन्य सरकारी एजेंसियों से करीबी समन्वय बनाकर निपटते हैं। जनसंख्या अनुपात में तेजी से वृद्धि के मद्देनजर खासकर सीमावर्ती इलाकों में क्या सरकार ने घुसपैठ की निगरानी और रोकथाम के लिए विशेष निगरानी दल गठित करने का प्रस्ताव किया है। इस सवाल पर प्रामाणिक ने कहा कि सीमा की सुरक्षा करने वाले बल घुसपैठ की निगरानी कर रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए कदम उठा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। AESA रडार उड़ाएगा दुश्मनों की नींद, चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल होगा भारत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारतीय वायुसेना स्वदेशी रूप से विकसित रडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे यानी कि AESA का प्रदर्शन करने वाली है। वायुसेना में रडार के शामिल हो जाने के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास एक फोर्स मल्टीप्लायर है जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, लंबी दूरी की मिसाइलें और गाइडेड गोला बारूद का मुकाबला कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डी शेषगिरी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि AESA रडार 95% स्वदेशी है और इसमें केवल एक इंपोर्टेड सब सिस्टम है और ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा में आकाश में 50 निशाने को ट्रैक कर और उनमें से 4 को एक साथ एंगेज कर सकता है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार अगले 5 साल में वायुसेना के तेजस के सभी 38 लड़ाकू विमानों में ये रडार होगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा विकसित भविष्य के जुड़वा इंजन AMCA फाइटर के पास भी ये रडार होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत की सबसे पावरफुल महिला बने वित्त मंत्री सीतारमण, फोर्ब्स के जारी की दुनिया में ताकतवर महिलाओं की लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत की सबसे पावरफुल महिला बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में शुमार किया है। इस लिस्ट में सीतारमण को 37वां स्थान मिला है। बता दें कि फोर्ब्स ने निर्मला सीतारमण को लगातार तीसरी बार दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार लिस्ट में काफी अच्छा स्थान हासिल करते हुए अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन को पीछे छोड़ दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की बैठक, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा भी रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार को संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी बैठक में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर समेत केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहे। दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट इस वक्त छाया हुआ है उसको लेकर यहाँ पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हमने खबर में आपको पहले भी बताया कि कैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट में 10 दिन के भीतर कोई ठोस कदम लेकर के आ सकती है मोदी सरकार और कुछ बड़े उपाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जो बेहद दुखद खबर जो इस वक्त है वो ये है कि कुन्नूर में सेना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का जो कॉप्टर था जिसमें वो जा रहे थे, वो उसमें उनकी पत्नी भी मौजूद थी और 14 लोग मौजूद थे, वो क्रैश हो गया है और अभी तक कोई ज़्यादा जानकारी इस मामले में सामने नहीं आई है और सेना ने अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। दोस्तों, हमें है खबर का इंतजार। एक बार फिर कोरोना का खौफ। लखनऊ में 5 जनवरी तक लागू की गई धारा 144 और गाइडलाइन कर दी गई है जारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है जिसमें नए साल का जश्न, आगामी पर्व और त्योहार,
परीक्षा पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। साथ ही भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि बिना मास्क के घूमने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर विधिक कार्रवाई के तहत जुर्माना वसूलने के भी निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं। आदेश अनुसार विधानसभा के आसपास 1 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक्टर ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, भैंस गाड़ी तथा ज्वलंतशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ, हथियार लेकर घूमने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही इस परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर भी बैन लगा दिया गया है और सरकारी दफ्तरों, विधानसभा के ऊपर व आसपास के 1 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन शूटिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि शादी समारोह व अन्य आयोजन में लोगों की उपस्थिति पर भी आदेश जारी कर दिया गया है और बंद स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 100 लोगों को ही अनुमति होगी और खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के अनुसार अनुमति होगी। जानकारी के मुताबिक ये सभी आदेश 5 जनवरी तक मान्य रहेंगे। वहीं कोरोना के मद्देनजर कमिश्नरेट में चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में आम लोगों का आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंध। ओमिक्रॉन को रोकने के लिए क्या पड़ेगी भारत में लॉकडाउन की जरूरत, एक्सपर्ट्स का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर लोगों को गहरी चिंता में डाल दिया है। नए वेरिएंट की रफ्तार पिछले डेल्टा वेरिएंट से भी 3 गुना ज़्यादा बताई जा रही है। ऐसे में क्या वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है? क्या ये तीसरी डोज पर भी सरकार को विचार करना शुरू कर देना चाहिए? और आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया कहते हैं कि किसी भी वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन निश्चित रूप से सुरक्षा चक्र प्रदान करती है, यानी एक वैक्सीनेटेड इंसान वैक्सीन न लेने वाले से ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन पूरी सुरक्षा के लिए दोनों डोज लेना जरूरी है। जिन्होंने सिर्फ 1 डोज लिया है वो जितना जल्दी हो सके दूसरा डोज लगवा लें। देश में अभी भी करीब 15% वयस्क हैं जिन्होंने कोई डोज नहीं लिया है। ऐसे में लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। बूस्टर डोज यानी तीसरे डोज पर डॉक्टर लहरिया ने कहा कि सबसे पहले देश की अनवैक्सीनेटेड आबादी को शॉट देने की जरूरत है। बाकी बूस्टर शॉट पर वैज्ञानिक और टेक्निकल एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। नए वेरिएंट को पिछले डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन वैक्सीनेटेड लोगों पर असर कर रहा है। ऐसे में कहीं शादियों का मौसम, पार्टीज और बाजार में बढ़ती भीड़ एक बार फिर लोगों को तबाही के मोड़ पर ना ले जाए। इस बारे में वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक आचार्य ने कहा कि ओमिक्रॉन से निपटने का लॉकडाउन एकमात्र विकल्प नहीं है। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग व्यक्तिगत रूप से खुद सतर्क रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। लॉकडाउन से ज़्यादा सेल्फ रिस्ट्रिक्शन आपको वायरस से बचाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या लगा देना चाहिए लॉकडाउन? हाँ या ना में अपनी राय ज़रूर बताइए। और दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओलंपिक को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने। ओलंपिक का अमेरिका करेगा बहिष्कार तो भुगतना होगा अंजाम, ये धमकी दी है चीन ने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने सोमवार को धमकी दी कि अगर अमेरिका बीजिंग में फरवरी में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार करता है तो वो भी ठोस जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ये राजनीतिक तौर पर भड़काने वाली कार्रवाई होगी और उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया कि चीन किस तरह से जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो इस तरह के बहिष्कार पर विचार कर रहे हैं जिसके तहत अमेरिकी खिलाड़ी खेलों में भाग लेंगे और इस बारे में घोषणा इस सप्ताह की जाएगी। और इस कदम के समर्थकों का कहना है कि चीन के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड को देखते हुए ये सही फैसला है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की जानकारी अगर पूरी दुनिया में सबसे पहले किसी के पास थी तो वो जिनपिंग थे और वो चाहते तो पूरे दुनिया में ये बड़ा संकट आने से रोक सकते थे, लेकिन इस खबर को दबाया गया। पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जान गई और अब मानवाधिकार रिकॉर्ड खराब होने के चलते अमेरिका ने फैसला लिया है कि बीजिंग में जो ओलंपिक होने वाला है उसका बहिष्कार किया जाए। और अब इसी से तिलमिला गया है चीन और देने लगा है अमेरिका को धमकी। दोस्तों, अमेरिका और चीन की टक्कर का अंजाम क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पलक झपकते दुनिया के नक्शे से चीन को हटा सकता है अमेरिका तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।